बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाइ वक्त टुडे में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ किताब हिदायत से शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान इंतहाई रहम फरमाने वाला है। उनके ईमान और इबादत की अलामत उनके चेहरों पर सजदों के असर से नुमाया है। ये उनके औसाफ तौरात में मज़कूर हैं, नीज़ उनकी सिफ़ात अंजील भी मरकूम है। ये सहाबा एक खेत की मानंद है जिसने निकाला अपना पट्ठा, फिर तक़वियत दी उसको, फिर वो मजबूत हो गया। सूरह अल-फतह की आयत नंबर 29 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। नाज़रीन, आज हफ्ता है 4 शव्वाल अल-मुकर्रम 1432 हिजरी, 3 सितंबर सन 2011। आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान का आपसे तारुफ करा देते हैं डॉक्टर नीलोफर मेहदी साहिबा। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और ईद के बाद बहुत बहुत खुश आमदीद, और हम गुजरी हुई आपको ईद मुबारक भी कहते हैं। शुक्रिया जी, आपको भी। प्लेजर टू बी हियर एज ऑलवेज। कैसी गुजरी आपकी ईद? वैसे ज़ाती तौर पर अगर अपनी बात करें तो अल्लाह का शुक्र है अच्छी गुजरी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इन मौके पे हमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हम सब एक पाकिस्तान में रहते हैं और दो जगहों पे तकलीफ़ हुई है ईद पर। एक तो सिंध में जो कि सैलाब आया हुआ है, वहाँ काफ़ी लोग मुतासिर हुए हैं, तो ज़ाहिर है उनकी ईद हम समझ सकते हैं कैसी गुजरी होगी। दूसरी बात ये, ईद के दिन लकी मरवत में जो बम ब्लास्ट हुआ है, तो हमारे लिए एक आप कह सकते हैं इट इज़ अ रिमेम्बरेंस कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी है, तो वो भी हमारे सामने वो बात है। बिल्कुल लोग जहाँ भाग हुए, बिल्कुल। तो अगर हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं तो जाहिर है कौमी लेवल पे जब हम सोचते हैं, क्योंकि रहना हमने यहाँ है, हम अपनी अगर सिर्फ ज़ात की बात करते हैं उस हद तक तो ठीक है, लेकिन रहना हमने यहाँ है, सारा कुछ हमारा यहाँ है। तो जब कौम में अमन और अमान नहीं है तो फिर जाहिर है कि ईद के दिन पर भी उसका एक इफेक्ट तो होता है ना, वो लोग जो कम से कम जो पाकिस्तान के लिए जो सोचते हैं। बहुत खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब की इजाज़त से हम पहली खबर की जानिब बढ़ेंगे। इंतहाई अहम खबर है और तुर्की के बारे में खबर है कि फ्रीडम फ्लोटिला पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट मुस्तरद। तुर्की ने इसराइली सफ़ीर को मुल्क से निकाल दिया, तमाम फ़ौजी मुआहदे मुअत्तल। चीन की सालमियत के खिलाफ कोशिशों की भरपूर मुखालफत करेंगे। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, आलमी इदारे तवानाई मनसूबों में मदद दें। जरदारी का दोशंबे कॉन्फ्रेंस में चीनी कंपनियों से खिताब। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ली क्योंग से मुलाकात में गुफ्तगू। गजा का मुहासरा कानूनी है मगर इसराइल ने धावा बोलते वक्त ताकत का नामाकूल और गैर ज़रूरी इस्तेमाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट मुस्तरद कर देंगे। तुर्की के सदर अब्दुल्ला गुल का रद्द अमल सामने आया है। फ्रीडम फ्लोटिला पर अक़वाम मुत्तहिदा ने जो रिपोर्ट दी वो बायस थी और वो सारी की सारी जो है वो इसराइल की फेवर में थी, जिसमें यह कहा गया था कि उनको हक हासिल था कि वो इसको रोकते फ्रीडम फ्लोटिला को, और जो उन्होंने कार्रवाई की वो सब जायज़ थी। तुर्की ने इसको मुस्तरद किया और बहुत बोल्ड स्टेप लिया है और फिर उसके सफ़ीर को मुल्क से निकाल दिया गया। आप क्या समझते हैं कि एक आलम इस्लाम में एक करेज है और इसके क्या असरात होंगे पूरी उम्मा पर? जी देखें, पहले तो बात ये है जहाँ तक कि ये जो फ्लोटिला की जो बात है, इट वाज लेड बाय टर्की, जिसमें 9 तुर्कियों को इजराइल के अफवाज ने शहीद कर दिया था। उसके बाद टर्की ने अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया, लेकिन फिर वो इस रिपोर्ट के इंतज़ार कर रहे थे, तो फिर वो वापस चले गए इजराइल। लेकिन अब उन्होंने उनको मुकम्मल तौर पे वापस बुला लिया और कहा है कि सिर्फ अंडर सेक्रेटरी लेवल पे उनके साथ ताल्लुक़ रहेंगे। दूसरी बात यह है जो उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज जो इकट्ठा करते रहे हैं काफ़ी सालों से, वो सारे उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। इसमें बहुत दिलचस्प बात यह है कि जी टर्की क्योंकि नेटो का मेंबर है और टर्की अपने आप को एक तरीके से पार्ट ऑफ द वेस्ट समझता है, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन में भी वो लेना चाहते हैं अपनी जगह। लेकिन इंटरेस्टिंग बात टर्की में ये है, जब से ये डेवलपमेंट और जस्टिस पार्टी ये 2002 में जब ये पावर में आई है, इनका रुझान एक तरीके से बदल गया है कि इतने वो यूरो सेंटर्ड नहीं है। पहले तो टर्की का पूरा टर्की अपने आप को मुकम्मल तौर पे एक यूरोपियन मुल्क वो बनाना चाह रहे थे, लेकिन 2002 से जब से ये आए हैं ये जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, इन्होंने उनका रुझान हो गया टुवर्ड्स द मिडल ईस्ट एंड टुवर्ड्स द मुस्लिम वर्ल्ड। ये एक तब्दीली आई है, तो उसका नतीजा ये, हालांकि वो अभी भी नेटो में है,
تبدیلی کا جو وجوہات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی دباؤ ہے، جو عوامی دباؤ بھی ہے، اسلام زیادہ کر رہے ہیں اور پرو ویسٹ جو ہے اس سے دور جا رہے ہیں؟ جی عوامی دباؤ ضرور ہے اس لحاظ سے کیونکہ آخرکار ٹرکی تو ایک ہے نا ایک اسلامک ممالک. اگر آپ کو یاد ہو انڈیا سے بھی جب خلافت موومنٹ چلی تھی تو انڈیا سے بھی لوگوں نے اس میں شرکت کی. تو ٹرکی کو ایک آٹومن امپائر کو دیکھا جاتا تھا کہ امت مسلمین کا وہ ان کو لیڈر سمجھا جاتا تھا جو خلیفہ تھے ترکی میں. تو وہ ابھی تک جو لوگ ہیں، جب کمال اتاتürk جب آئے ہیں آپ کو پتہ ہے انہوں نے یہ اسلامیت کا جو سلسلہ ختم کر دیا. میں پوری تاریخ میں تو جا نہیں سکتی، ٹائم نہیں ہے، لیکن مختصراً یہ ہے انہوں نے ٹرکی کو سیکولر کر دی ہے. لیکن ایک ایڈکٹ دینے سے، ایک آدمی کے آنے سے ٹرکی کو سیکولر کرنا، لوگوں کے دل میں جو اسلامیت ہے وہ تو آپ ختم نہیں کر سکتے. لہٰذا وہ ایک ٹرکی میں ایک ریسرجنس آف اسلام تو ایک ہے. اچھا اب اس سے ہٹ کے ٹرکی کا یہ بھی جو جیسے میں نے آپ کو کہا جو ان کا پورا رجحان تھا یورپ کی طرف کہ ہم یورپ کا ایک حصہ ہیں، اب وہ نہیں ہیں. وہ اپنے آپ کو مڈل ایسٹ کا بھی ایک حصہ سمجھتے ہیں اور ٹرکی نے مڈل ایسٹ کے جو معاملات ہیں اس میں زیادہ ایک دلچسپی لینا اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک کوآپریشن اور تعاون اور ایک نظریہ مڈل ایسٹ اور امت مسلمین پہ انہوں نے ڈالا ہے. اگر آپ کو متحدہ کا ڈاکٹر صاحب جو کردار سامنے آیا کھل کر دیکھیں جی ہم کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں سامنے آیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ جیسے ہم پہلے بات کرتے رہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے گھر کے لونڈی ہے. بالکل یہی ہم نے کہا ہے نا کہ یونائٹڈ نیشنز کو آپ چھوڑیں، یہ تو مکمل طور پہ یہ ان کی جو رپورٹ آئی تھی جو ان کا اگر آپ کو یاد ہو حماس پہ جب اسرائیل نے انٹرنیشنل کرائم کمٹ کیا ہے، کرائم اگینسٹ ہیومینٹی انہوں نے کمٹ کیا تھا جب انہوں نے غزہ پہ انہوں نے حملہ کیا تھا. جو ایک رپورٹ آئی تھی رچرڈ گولڈسٹائن کی سینکشن بائی دی یونائٹڈ نیشنز، تو اس میں جو کہا گیا تھا اسرائیل کے خلاف، تو انہوں نے اتنا پریشر ڈالا کہ وہ رچرڈ گولڈسٹائن نے اپنی بات اب باوجود اس کے کہ یونائٹڈ نیشنز کو ریپرزینٹ کر رہے تھے انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لی، یعنی کہ رپورٹ کو انہوں نے اسرائیل کی فیور میں کر دیا. تو یونائٹڈ نیشنز کی تو بات نہ آپ کریں، وہ تو مکمل طور پہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں اٹ از اے لیپ ڈاگ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف دی ویسٹرن پاس. اب ان کے رپورٹ میں انہوں نے کہا جو غزہ کا محاصرہ انہوں نے کہا کہ درست ہے نہیں، اور نہیں انہوں نے یہ کہا کہ there was unreasonable force. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یعنی Israel has the right to impose its blockade on Gaza and therefore it had a right to stop anybody from coming into Gaza to relieve the blockade. لیکن انہوں نے excessive force استعمال کیا جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ ترکی کا ہے انہوں نے اس چیز کو بالکل ہی رپورٹ کو رد کر دیا. اور ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کا حق بنتا ہے کہ اس کو بلاکیڈ کرے غزہ کو. تو Turkey is going to the International Court of Justice at The Hague to challenge this کہ اسرائیل کا حق نہیں بنتا کہ وہ غزہ کو بلاکیڈ کرے. سمجھتے ہیں کہ ہیگ میں جب وہ جائیں گے تو ان کو انصاف ملے گا وہاں سے بھی؟ جی دیکھیں انصاف ملنا یا نہیں ملنا وہ اپنا کیس تو پلیٹ کریں گے. اور ہمیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ٹرکی ایک مسلمان ملک تھا. دیکھیں مسلمان ایک مسلمان ملک ہے جی. اور جب یہ اس طریقے سے ایک یہ سٹینڈ لیتے ہیں اسرائیل کے خلاف تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پورے امت مسلمین کے لیے ایک یہ باعث فخر کی ایک بات ہے اور بہت اسٹرانگ میسیج ہے امہ کے لیے. اور خاص کر کے جب ٹرکی یہ کرتا ہے کیونکہ ٹرکی ان ممالک میں سے ہے جو کہ اسرائیل کے ساتھ جن کے تعلقات کافی عرصے سے ہے. اب یہ کرنا اور بہت انٹرسٹنگ بات ہے اگر آپ کو یاد ہو یہ آج کی بات نہیں ہے، کوئی 2-3 سال پہلے جب ڈیووس میں جب یہ میٹنگ ہوئی ہے غزہ کے اس کے بعد تشدد کے بعد جب اسرائیل نے کیا تھا تو اگر آپ کو یاد ہو جو وہاں ٹرکی کے جو پرائم منسٹر ہیں ایردوان انہوں نے انہوں نے وہ شمون پیرس کے ساتھ اس کی میٹنگ ہو رہی تھی ٹیلی وائزڈ ہو رہا تھا. تو اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے کہا تھا یو آر سیویجز، یو آر انسیولائزڈ جو تم کرتے ہو، اور اٹھ کے میٹنگ چھوڑ کے باہر آ گئے جو بہت اسٹرانگ ایک میسیج تھا. تو ٹرکی نے جو اپنے طور پہ ایک جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اسرائیل تشدد کے خلاف اور خاص کر کے فلسطین کے ایشو کے اوپر، تو میں سمجھتی ہوں یہ میں یعنی کہ اس کو بہت ہمیں سب کو اس کو چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے ڈاکٹر صاحبہ. اور صدر زرداری صاحب کے حوالے سے خبر ہے کہ کوئی باہر سے آ کر مدد نہیں کرے گا، خطے کے مسائل کا حل ہمیں خود تلاش کرنا ہوگا. صدر زرداری پاکستان کی توانائی منصوبوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پر تیار ہیں. روسی صدر نیٹو ممالک افغان فوجیوں کی تربیت کا کام تیز کر دیں. دوشنبے کانفرنس کا اعلامیہ. پاکستان چین اسٹریٹجک تعلقات بڑھانے پر اتفاق.
چین قریبی دوست اور اسٹریٹجک شراکت دار ہے، اس کی علاقائی سالمیت کے خلاف کوششوں کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ چینی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، عالمی ادارے توانائی منصوبے کے لیے مالی مدد کریں۔ اور ایک اور خبر ہم شامل کرنا چاہیں گے، باجوڑ ایجنسی میں پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے ناظرین، غلطی سے سرحد پار کرنے والے 45 پاکستانی لڑکے افغان شدت پسندوں نے یرغمال بنا لیے، 18 بھاگ کر واپس پہنچ گئے۔ رحمان ملک کا افغان ہم منصب سے رابطہ، تحصیل مامود کے نوجوانوں اور بچوں کا گروپ عید پر پکنک منانے سرحدی پہاڑی علاقے غاقی گیا تھا۔ اغوا کاروں نے کنڑ میں نامعلوم مقام پر پہنچا دیا۔ مغویوں کی عمریں 10 سے 15 سال کے درمیان ہیں اور بازیابی کے لیے جرگے کے ذریعے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ افغان بارڈر پولیس کے سربراہ کنڑ کے طالبان کمانڈر کا اظہار لا علمی۔ ایک اور خبر بھی ہم شامل کرنا چاہیں گے، وادی کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے۔ وادی نیلم پاکستانی چوکیوں پر حملہ کیا بھارتی فوج نے۔ وادی نیلم چوکی پر بھارتی فائرنگ، 3 جوان شہید، پاک فوج کی جوابی کارروائی، شدید احتجاج، در اندازوں سے جھڑپ میں ہمارا ایک افسر مارا گیا۔ یہ بھارت کا ایک جھوٹا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ بلا اشتعال فائرنگ 2 دھنیال سیکٹر پر کی گئی۔ شہید اہلکاروں کا تعلق مجاہد بٹالین سے ہے۔ معاملہ بھارتی حکام سے اٹھایا ہے اطہر عباس۔ اس کے علاوہ کیرن سیکٹر میں بھی دراندازی کی کوشش ناکام بنائی، پاک فوج نے ہماری پوسٹ پر شیلنگ کی، اہلکار زخمی ہوا۔ یہ بھارتی فوجیوں کا الزام ہے۔ ہم صدر مملکت آصف علی زرداری کے دورہ چین اور تاجکستان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ سے رائے لینا چاہیں گے، کس حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے پاکستان کو ان دونوں دوروں سے؟ جی اس سے پہلے کیونکہ پھر اتنے آپ نے خبریں کو اکٹھا کر دی ہے، لیکن ایک چیز میں اس پہ زرداری صاحب سے میں پہلے کروں کہ یہ ٹائم نہ ادھر ادھر ہو جائے، کیونکہ ایک بات بہت ضروری ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں، یہ لاسٹ جو خبر آپ نے پڑھی ہے پھر ہم زرداری کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ ہے جو کہ 3 پاکستان کے افواج کو انہوں نے شہید کیا ہے انپرووکڈ فائرنگ پہ کی وجہ سے۔ یہ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال بھی اور اس سے بھی پچھلے سال 1-2 اس وقت بھی بھارتی فائرنگ انپرووکڈ فائرنگ سے ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں۔ یہ کرتے رہتے ہیں بارڈر کے اکراس چھیڑا چھاڑی پاکستان کے ساتھ۔ مجھے دکھ تو نہیں، مجھے غصہ اس بات کا ہے کہ جب ہمارے یہ حالات ہیں، جب ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے اسٹے آرڈر لینے کی کوشش کی، یہ جو نیلم جھیلم کا جو وہ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں انڈیا ایک غیر قانونی طور پہ اگینسٹ انڈس واٹر ٹریٹی، وہ جو ڈیم بنا رہے ہیں، اسٹے لینے کی کوشش کی، پانی کا بھی ہمارا مسئلہ ہے۔ یہ سارے مسئلے مسائل ہمارے آگے ہیں۔ انڈیا کی جو ہمارے خلاف جو اینیموسٹی ہے وہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے باوجود غصہ اس بات کا ہے کہ معلوم نہیں کہاں سے یہ لوگوں کو، کیا یہ رات کو سوتے ہیں ان کو خواب آتا ہے یا کیا آتا ہے کہ صبح اٹھ کے فضول بات کر دیتے ہیں پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف۔ یوسف رضا گیلانی نے اناؤنس کر دیا وی آر گوئنگ ٹو آفر انڈیا موسٹ فیورڈ نیشن ٹریٹمنٹ MNF۔ جی مجھے ایک بات بتائیں، آپ انڈیا کو موسٹ فیورڈ نیشن ٹریٹمنٹ کس بنیاد پہ آپ کر رہے ہیں؟ آپ یہ پروف کر کے دکھائیں کہ جی اس کو یہ کرنے سے پاکستان کے یہ فائدے میں ہو، کیونکہ جتنے بھی ہمارے پروڈکٹس ہیں، جو ہماری انڈسٹریز ہیں، وہ کمپیٹیٹو ہیں، کمپلیمنٹری نہیں ہیں۔ آپ کس بیسس پہ آپ انڈیا کو موسٹ فیورڈ نیشن ٹریٹمنٹ آپ ان کو آفر کر رہے ہیں، جبکہ انڈیا اور پاکستان کی یہ دباؤ، جی یہ دباؤ ہے، امریکہ کی طرف سے دباؤ ہے کہ آپ اپنے ریلیشنز انڈیا کے ساتھ آپ بہتر بنائیں، اور ایک طریقہ کار ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان کے جو اقتصادی حالات ہیں ایسے جس حالات میں ہیں آپ خود جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، تو وہ اس کی وجہ سے وہ ہم پہ یہ پریشر ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں آپ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کریں، آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہوں گے۔ انڈیا کی بجائے جو ہے وہ چین سے زیادہ سے زیادہ تعلقات بڑھانے سے، چین میں اب جو معاہدے بھی ہوئے مختلف اور اس میں نجی سطح پر کتنی کی گنجائش ہے۔ ہم اگلے 5 یا 10 سال میں اگر ہم کرنا چاہیں، ہم اپنے ٹریڈ کو چائنا کے ساتھ ایزلی 50 بلین تک کے لا سکتے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ صحیح طریقے سے، اور اگر ہم ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان پہ صحیح کام کریں اور ان کے ساتھ جوائنٹ پروجیکٹس کریں۔ بات یہ پورا سینٹرل ایشیا ہے جہاں کے ہم بھاگے جاتے ہیں، کبھی ہم ازبیکستان میں ہوتے ہیں، کبھی اب جس طرح یہ اب تاجکستان میں ہیں، یہاں ترکمانستان یہ سارے یہ ہمارے لیے ممالک ادھر اویلیبل ہے۔ کیوں ہم اس وقت انڈیا کو موسٹ فیورڈ نیشن ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں جو کہ ہماری انڈسٹری کا کباڑا کر دے گا؟ انہوں نے کوئی اسٹڈی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اٹھ کے ایک دن اٹھ کے یہ نکمے جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم ان کو موسٹ فیورڈ نیشن ٹریٹمنٹ دیں گے۔ کس بنا پہ؟ تو پہلے میں نے یہ کہنا تھا کیونکہ یہ میں سمجھتی ہوں پاکستان کے یہ سخت پاکستان کے انڈسٹری کے خلاف ہے اور پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے خلاف ہے۔ رائٹ، ٹھیک۔ اب ہم صدر زرداری کے دونوں دوروں کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ چین کے حوالے سے سب سے پہلے بتائیے گا کہ چین اور تاجکستان کے یہ دورے ہیں، توانائی کے بحران اور تجارت میں اضافے کے لیے
کتنی اہمیت دے رہی ہیں آپ؟ جی چین کے ساتھ تو میں بہت زیادہ اہمیت دیتی ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر پاکستان کا کوئی دوست ایٹ لیسٹ فرام 1960 آنورڈز، اس سے پہلے تو ہمارا پیچڈ ریلیشن شپ تھا ہسٹوریکلی، لیکن 1960 آنورڈ سے جو چین نے پاکستان کے ساتھ ایک سٹینڈ لیا ہے، آپ چین کو کسی ایک موقع پہ فالٹ نہیں کر سکتے. جو ان کا جو ایٹیٹیوڈ رہا ہے، ہم غلطیاں کر بیٹھے ہیں، ہم امریکہ کے گود جا بیٹھے ہیں، لیکن چین نے ایک طریقے سے ہمارے ساتھ on a very level ایکویلیبریم پاکستان کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی ہے. لہٰذا یہ کیونکہ آپ دیکھیں چائنا از ٹوڈے the second largest economy in the world. By 2030 at latest 2040 it will probably become the largest economy in the world. ٹھیک ہے جی، جس کا مطلب ہے ان کا جو جی ڈی پی ہے 14-15 ٹریلین ڈالرز پہ جائے گا. امریکہ سب سے بڑا مقروض بھی چائنا کا ہی ہے. جی بالکل، اور مقروض بھی ہے. اور یہ دیکھیں چائنا ہمارے بالکل ہمارے پڑوس میں ہے، اٹ از آور نیبر. تو یہ جو ہم سب سے بنیادی بات پاکستان کے لیے یہ ہے اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی کہ ہم چین کے ساتھ جتنا ہم بڑھ کے کوآپریٹ کر سکتے ہیں، اور چین ہمارے لیے ایک دفاع بھی ہے ریجن کے اندر، کیونکہ امریکہ نے مکمل طور پہ انڈیا کو اسٹریٹجک پارٹنر بنا دیا ہے. صرف اور صرف چین مجھے خیال ہے بریک کے لیے جانا ہے، بریک کے بعد ہم دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جدہ میں پھنسے عمرہ زائرین کی خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستان آمد. نواز شریف کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت پی پی کی نہیں، آصف علی زرداری کی ہے. فرانس میں مصنوعی خون انسانی جسم میں منتقل کرنے کا کامیاب تجربہ. اور گلوکارہ میڈونا کے حالات زندگی پر مزاحیہ کتاب کی اشعار. آپ دیکھ رہے ہیں وقت. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے نوائے وقت ٹوڈے میں. اور کراچی کے حالات کے حوالے سے ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے. کراچی کے حالات جو ہیں وہ بہتری کی جانب کافی حد تک تو گامزن ہوئے ہیں، لیکن اتنے بہتر بھی نہیں ہوئے. عید الفطر پر بھی افسوسناک واقعات پیش آئے. کراچی عید الفطر پر فائرنگ، نیوی کے لیفٹیننٹ کمانڈر سمیت 5 افراد جاں بحق. سرچ آپریشن میں 100 سے زائد گرفتار. لیفٹیننٹ کمانڈر ڈاک یارڈ میں تعینات تھے. عید کے روز والدہ سے ملنے نارتھ کراچی جا رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے گولی مار دی. مختلف علاقوں میں مزید 4 جاں بحق. آپریشن کے دوران پکڑے جانے والوں سے اسلحہ برآمد. متحدہ کے دفتر کی تلاشی. اور اب ہم بات کرنا چاہیں گے ذوالفقار مرزا صاحب کے حوالے سے، جنہوں نے کل لیاری میں بہت بڑا جلسہ کیا اور انہوں نے کہا کہ رحمان ملک نے کہا قاتلوں پر ہاتھ ڈالا تو آرمی چیف حکومت کو ختم کر دیں گے. ذوالفقار مرزا: میں قاتلوں کو پکڑتا اور رحمان ملک چھڑاتا رہا. جنرل کیانی سے سوال کرتا ہوں کہ کیا پاکستانیوں کا قتل عام اسی طرح سے جاری رہے گا؟ متحدہ سندھ کے عوام کی قاتل ہے. رحمان ملک کا سندھ میں داخلہ اور ایم کیو ایم سے مفاہمتی پالیسی ناقابل برداشت ہے. ٹھٹھا اور کراچی میں خطاب. پھر رحمان ملک صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ذوالفقار مرزا چھوٹے بھائی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. صوبے میں کوئی ایکشن میرے حکم پر نہیں ہوتا. کراچی میں قیام امن کے لیے نوجوان بھرتی کریں گے. الطاف حسین صاحب کے حوالے سے خبر شامل کرنا چاہیں گے آج کے نوائے وقت میں. چھبی کہ الطاف حسین کی طبیعت اب بہتر ہے، چند دن میں گھر منتقل ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ 2-3 خبریں میں نے ایک ساتھ پڑھ لیں جو کہ کراچی سے ان کا تعلق تھا. آپ کراچی کے حالات کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں، خاص طور پر ذوالفقار مرزا صاحب کے جو انکشافات ہیں اس کے بعد سے؟ پہلے تو جی یہ ہے کہ کچھ ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا، جس رفتار سے لوگ کو مارا جا رہا تھا وہ تو کم ہو گیا ہے. تو یہ کم ہو گیا ہے، حالانکہ اوکیجنل یہ ابھی تک بھی یہ لاشیں مل رہی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے جو 2-3 باتیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، جو کہ ہمیں ایز اے نیشن افیکٹ کرتے ہیں نیشنل لیول پہ کراچی سے ہٹ کے. ایک جو ذوالفقار مرزا نے جو یہ ایک جو انہوں نے ایک موو کی ہے، پہلے تو سندھ کے حوالے سے آپ دیکھیے گا کہ جو میں نے آپ کو پہلے کتنے ہفتوں سے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بیٹل آف ٹرف ہے. یہ پیپلز پارٹی نے یہ ایک فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ایم کیو ایم کا ہولڈ کراچی، حیدرآباد اور سکر پہ اور
सिंध के सिटीज़ पर ये तोड़ेंगे, ये उसका एक हिस्सा है। MQM क्योंकि वो इंट्रेंच्ड हैं, क्योंकि उनका मसला है वो आखिर किधर जाए, समुद्र में तो जा नहीं सकते ना जी, किधर इंडिया वापस तो जा नहीं सकते ना, तो उनके लिए भी एक लास्ट स्टैंड है, तो उन्होंने भी एक आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स दिया है। बैटल ऑफ टर्फ ही बन गया ना, क्योंकि वो इन बात पे तुले हुए हैं कि MQM का होल्ड तोड़ने के लिए जा रहे हैं। अब इसके लिए देखें, ये फिर ये बात बन जाती है, वो कहते नहीं हैं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बार बार कहते हैं मेरे लिए जितने भी सिंध में रहते हैं एक को ही हैं, लेकिन बेसिकली बात यह है इट इज़ कि MQM को ख़त्म किया जाए और सिंध फॉर द सिंधीज़। अब इसमें उन्होंने मिलाया हुआ है अपने साथ, सिर्फ वो नहीं करते। अब देखिए सारे सिंध के जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, छोटे वाले जो अंदरून सिंध के, वो सारे वो जलसे में आए थे, इसके साथ ANP भी इनमें शामिल हुआ था, और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने बड़ा एक इंटेलिजेंट वो या आप कह सकते हैं चलाकी का उन्होंने मुजाहरा किया है कि MQM हकीकी को साथ लिया है, ये दिखाने के लिए कि हम उर्दू स्पीकिंग के ख़िलाफ़ नहीं है। तो ये सारे एलिमेंट्स, और उसमें कुछ पीपल्स पार्टी के भी जो हैं, उर्दू स्पीकिंग और महाजर जो हैं वो सिर्फ MQM तो नहीं है, बाकी भी जमातों में हैं, और उर्दू स्पीकिंग बहुत बड़ी तादाद में तमाम नहीं, लेकिन आप देखें उनको उर्दू स्पीकिंग का मसला नहीं है। बुनियादी मसला जो उनका ये है, जो 25 सीट्स जो कि सिंध से जो MQM लेती है फेडरेशन में, और उनसे पता नहीं 40 या 50 जो सीट्स लेती हैं सिंध में, उनका तो मसला ये है कि दे वांट कि उनका मुकम्मल तौर पे पीपल्स पार्टी का होल्ड। अवाम की राय शामिल करना चाहेंगे आपकी राय से। हमारे साथ दो कॉलर्स हैं काफ़ी देर से। साजिद साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी साहिब साहब, अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर है उमैर साहब रावलपिंडी से। उमैर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरी कॉल जरा मैं जल्दी से कंप्लीट करता हूँ, सुनिएगा। जी जी। मैं ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो हो रहा है, ड्रोन अटैक से लोग मर रहे हैं, खुदकुश हमले हो रहे हैं, टारगेट किलिंग कराची में हो रही है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा चीख कर बता रहा है और रहमान मलिक मुस्तकिल उसका मजाक उड़ा रहा है। इंडियन फायरिंग से 3 जवान शहीद होते हैं, चित्राल में 40 जवान शहीद होते हैं, 25 लापता हो जाते हैं। ये जमहूरी हुकूमत है या खूनी गवर्नमेंट है? कहाँ है बेशरम अपोजिशन, कहाँ है बेगैरत कौम, कहाँ है आजाद मीडिया? मैं कहता हूँ ये सब कुछ देख कर क्या मैं क्यों ना कहूँ कि फौज जिंदाबाद। मैं आज के बाद हर साल फौज के लिए करूंगा। मेरा मुल्क खून में नहा गया है। अब तो मेरे बॉर्डरों पे जवान शहीद होने लगे, और अफगानिस्तान जैसे निमक हराम अखवानी हमें आके उन स्पोर्ट में आके लोग हमें मार रहे हैं, और ये जरदारी, ये रहमान मलिक, ये मुफाहमत गवर्नमेंट बेशर्मों की तरह बैठी हुई है और अपने मसले हल कर रही है। राइट, थैंक यू वेरी मच जी। उमैर साहब आपने रावलपिंडी से कॉल की। मुस्तफा साहब भी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं माय प्रोफाउंड रिस्पेक्ट्स टू डॉक्टर साहबा। मैं एक आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में। ये देखिए कि कराची में कुछ दिनों से टारगेट किलिंग नहीं हो रही, कुछ दिनों में पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं हो रही। ये मकाम गौर और फिक्र का है कि ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई, यहाँ हजारों लोग मर गए, खरबों की भत्ताखोरी हुई, लोड शेडिंग से 10,000 अरब रुपए का नुकसान जो पाकिस्तान को कराया गया, ये सेल्फ क्रिएटेड है। यानी ये गवर्न हो सकते थे जो अगर आज नहीं हुए। ये जो नुकसान हुआ है इस मौजूदा हुकूमत, पीपल पार्टी, MQM, ANP और चौधरियों से रिकवर करना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू की तरफ फिर आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान के प्रोग्राम देखें तो यूं लगता है इट इज ऑल अबाउट फ्यू एक्ट्रेसेस, एक्टर्स, आर्टिस्ट, मस्खरे। सारा दिन रात पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल वैल्यूज और थैंक यू वेरी मच मुस्तफा साहब। हमने पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की भी हिफाजत करी, फौज के बारे से बात रही है, और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने भी कहा कि आर्मी चीफ हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। ये कहना था रहमान मलिक का, जब उन्होंने कहा कि कातलों पर हाथ डालता हूँ, रहमान मलिक साहब जो है वो छुड़वा देते हैं और फिर कहते हैं कि आर्मी चीफ हुकूमत गिरा देंगे। और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने तो कल फौज को दावत दी है कि वो कराची के हालात ठीक करें। और कब तक लाशें गिरती रहेंगी कराची में? जी देखें, वो एक तो बात जो है कि फ़ौज को इसमें मुलव्वस करना, इस पॉइंट पे इस चीज़ को मैं कराची सिचुएशन को इसके साथ मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि आपने देख लिया अगर रेंजर्स और पुलिस अपने वहाँ, पुलिस को छोड़ दें क्योंकि वो तो बहुत पोलिटिसाइज हो गई है, लेकिन कम से कम अगर रेंजर्स अपना सही किरदार अदा करें, आपको फ़ौज को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। पहली तो बात यह है, रेंजर्स ही ये काम मुकम्मल कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ आप देखा है ना, किलिंग्स में तो कमी
आ गई है ना, कुछ हद तक तो कंट्रोल है ना। तो अगर पॉलिटिकल विल हो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, रेंजर्स की जो फोर्स है बहैसियत एक फोर्स, वो काफ़ी है, आर्मी की ज़रूरत नहीं है। पहली तो बात ये है, और मैं नहीं चाहती और मैं एज पाकिस्तानी इस वक्त आर्मी को इसमें मुलव्वस करे, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस बहुत हैं। दूसरी बात जो हमने ये बात बहुत ज़रूरी करनी थी, जब हमने कराची की बात की, हमने कहा ना, एक तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो सिंध कार्ड खेल रहे हैं ना, वो तो अब जिस मैंने कहा इतना टाइम नहीं होता कि हम एक्सप्लिकेट करें, लेकिन वो अब सिंध कार्ड तो उन्होंने खेला हुआ है सिंध में। अच्छा, दूसरी बात जी ये बहुत है, क्योंकि उन्होंने ये ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिहाज से, कि जो उन्होंने वो जो ख़त दिखाया जो कि अल्ताफ़ हुसैन ने लिखा था टोनी ब्लेयर को, कि जब आप चाहें वो मीडिया में छपा है कि मैं अरबों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से मैं लोगों को मैं सड़कों पे मैं निकाल सकता हूँ आप अपने मकसद पूरा करने के लिए। अब नाज़रीन देखें, एक बात है ओपनली, ये एक बात है, एंड दैट इज एन एक्ट ऑफ ट्रीजन अगेंस्ट द स्टेट। जब आप किसी और बाहर कुव्वत को आप दावत देते हैं कि हम तुम्हारे मकसद इस मुल्क में पूरे करने के लिए तैयार हैं और ये करने के लिए आए, दैट इज अ ट्रीजनस एक्ट। पहली तो हमें ये बात, इसको हम कर लेते हैं कि जैसे इसका मसला करें, नंबर 1। नंबर 2, इस पर फिर ये सवाल उठता है, जबकि ये खत या तो इस खत को इनकार कर दें या इसको रद्द कर दें, फिर तो बात है। अगर के अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी की है, तो आसिफ अली जरदारी इनको किस तरीके से पीपल्स पार्टी में शामिल करने के लिए कह रहे हैं, इवन एज अ फ्रंट। वो तो आसिफ जरदारी साहब तो डबल गेम खेल रहे हैं ना, एक हाथ में जुल्फ़िकार मिर्जा को डील दी है कि इनको खत्म कर दो, दूसरे हाथ में वो डबल गेम खेल रहे हैं मेरे नजर में। जरदारी साहब के कहने पर खेल रहे हैं। यस, मुझे तो यही लगता है। दूसरी बात ये है कि अगर के वो सिंध कार्ड के अलावा अगर के ये है सिलसिला है, अगर उन्होंने इस खत को इनकार नहीं किया, तो मुझे बताएं कि इशरतुल अबाद साहब अभी वहां सिंध के गवर्नर कैसे बैठे हैं। हम इन अनोमलीज को, ये भी कहा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने कि इशरतुल अबाद पर 100 मुकदमात हैं, इनमें मुकदमात तो उनका वो तो एक फौरी तौर पर हटाया जाए नहीं, लेकिन वो देखें जी, मैं तो ये बात कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान की तरफ से कर रही हूँ, ये बात पाकिस्तान के लिए कर रही हूँ कि जहां तक के उनके खिलाफ केस हैं, वो तो हमारा जो लोकल लीगल मैटर है, वो एक और बात है। ये जो सबसे बात, हम इस बात को क्यों नहीं समझते, जो हमारे यहाँ जो लोग बैठे हैं, उन्होंने तो रहमान मलिक को भी कहा है कि रहमान मलिक साहब भी प्लॉट कर रहे हैं, या रहमान मलिक साहब भी कोई साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये सारे एलिगेशंस आ रहे हैं, उनके सबूत भी दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो लोग, जिसको हम ये गद्दारी के जो सबूत सामने हैं, इनके बारे में हम कुछ कर रहे नहीं है। तो क्या हम कहते हैं कि हम मुफाहमत की पॉलिसी जारी रखेंगे, और नहीं जी, कहते हैं कि हमें दोबारा इनको हुकूमत में लेकर आना चाहिए। मेरी बात सुनिए, मुफाहमत की जो पॉलिसी है ना, जो MQM को साथ में लाने की है, वो इलेक्शन की बात है, वो आपकी सियासी बात है। अब यही मैं बार बार कहती हूँ, हमारे जो लीडर हैं इतने निकम्मे हैं, इतने खुद गर्ज हैं कि अपनी सियासी बात, अपनी 2 ईंट की मस्जिद जमाने के लिए, अपने इलेक्शन को सीधे करने के लिए आप क्या गद्दारी को आप कबूल कर रहे हैं? यानी कि आप कहने का क्या मकसद है कि अपने लिए पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए तैयार हैं? तो देयर हैज टू बहुत संजीदा मामला है, बहुत संजीदा मामला है, इस पर गौर करना चाहिए। इस पर गौर तो हम नहीं कर रहे हैं ना, सालमियत का मसला। और उन्होंने, अच्छा जी, और उन्होंने ये भी कहा है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने ये भी कहा है कि मैंने जी जनरल कियानी को भी ये इतला कर दिया और उनको सबूत दे दिया, और मैंने जनरल शुजा पाशा को भी ये इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया है। और फौज के पास माजी में भी जो कराची ऑपरेशन के हवाले से जो फौजी अफसर आते हैं, उनमें से एक फौजी अफसर के बेटे को शहीद भी कर दिया गया, मार भी दिया गया कराची में, फिर वो पाकिस्तान छोड़कर नॉर्वे चले गए। और उनका ये कहना है कि कोटरी और 90 से जो नक्शे बरामद हुए थे जनापुर के, अभी तक पाक फौज के पास वो मौजूद हैं, और जो दावे किए जाते हैं, बाकायदा फौज के अफसर का इंटरव्यू भी छपा है मीडिया के अंदर, उनका ये कहना है कि वो दावे झूठे हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि हमने मुल्क तोड़ने की साजिश नहीं की थी। कुछ मज़ीद कॉलर भी शामिल करना चाहेंगे। अब्दुल रशीद साहब लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अब्दुल रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो मीडिया पे प्रोग्राम आते हैं, हर टाइम इंसान को परेशान किया जा रहा है। उसके बाद मैं फौज को और चीफ ऑफ पाकिस्तान को कहता है इन सबको लगाम दिया जाए, बल्कि मीडिया को भी लगाम दी जाए, और सियासतदानों को भी मुकम्मल तौर पे इन्होंने जो मुल्क का इंसान किया और जो वाम का इंसान किया है,
सोच भी नहीं सकते, एक नीच इंसान भी नहीं कर सकता जो इन्होंने सियासतदानों में हमें आज तक जो हालात इस मुल्क के कर दी हैं। अपना मफाद देख रहे हैं, अपना मफाद कर रहे हैं। कराची में 10,000 लोग मर गए, इनका साथ कौन देगा? मुसलमानों ने मुसलमानों से, तो ये कताल है या कत्ल है, मुझे ये बताया जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, आपने कॉल की। यासीन साहब भी हैं हमारे साथ बुरे वाला से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ालिबन लाइन ड्रॉप हुई है जी। आपने कॉलर की राय सुनी, क्या कहना चाहेंगे? मीडिया पर भी काफ़ी तनकीद की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मीडिया जो है वो उस तरह से मामलात को हैंडल नहीं करा, और बाज़ तौर पर जो मीडिया के हवाले से तनकीद है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के बयानात के हवाले से, उन्होंने कुरान पाक सर पर रख कर, बहुत बड़ी बात है ये कुरान पाक पर गवाही देना और उस पर हाथ रख कर इंकशाफ करना, लेकिन मीडिया के बाद हल्के जो हैं वो संजीदगी से नहीं ले रहे, और ऐसा लग रहा है कि उनके उन इल्ज़ामात को किसी ख़ास सोची समझी साजिश के तहत उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे? जी, पहले तो मैं ये कहूँगी कि मीडिया ने काफ़ी हद तक के एक अपना किरदार अदा किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मीडिया में भी मैं देखती हूँ कि जी मीडिया में भी तमाशबीनी बहुत ज़्यादा है। यानी कि मीडिया में जब ये मैं टॉक शोज़ वगैरह देखती हूँ तो क्या करते हैं जी, एक होस्ट बैठा होता है, एक पीपल्स पार्टी का, एक नून लीग का, किसी और का, बैठ के उनको आपस में लड़वा देते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। जो मैं समझती हूँ ये कंस्ट्रक्टिव बात नहीं है। बात आप करें वो कंस्ट्रक्टिव बात आप करें, सिर्फ एक दूसरे पर तलकीन वो बैठ के और उसके चस्के लेना है। आई डोंट एग्री विद दिस। जो हमारे नतीजा जो है वो सामने है वो नतीजा वो देने के काबिल नहीं है उनके, वो नहीं है। बाकी जी जो है ये जो कराची का मसला है, जैसे मैंने कहा, अब ये जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब हैं, अगर आपको याद हो, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो कि बातें कर रहे हैं MQM के खिलाफ, वो मैं मानती हूँ कि उन्होंने सबूत पेश किया और इसको एग्जामिन करना चाहिए, इसको कवर अप नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, आपको याद हो जब बेनज़ीर 3.5 साल पहले जब बेनज़ीर का जब ये सानिया हुआ था, आपको याद हो जब जरदारी साहब तकरीर कर रहे थे, शायद नोडेरो में थे, तो उधर 2-3 बंदे थे जिसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा थे जिन्होंने नारा लगाया था पाकिस्तान ना खपे। जी, फिर जरदारी साहब ने कहा था पाकिस्तान खपे। जी, तो जरदारी साहब ने कहा पाकिस्तान खपे, तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने उस वक्त कहा पाकिस्तान ना खपे। इसलिए मैं कह रही हूँ ये जो सिंध कार्ड खेल रहे हैं, ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की जो है, ये नहीं कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो हैं कि वो नेक पाक बंदे हैं और वो कोई सेवियर हैं, ये बात नहीं है। वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के किरदार को आप छोड़ दें, 10 कुरान वो उठाएं, 10 वो आंसू बहाए, ये एक अलग बात है। लेकिन क्योंकि उनका अपना किरदार वो कोई इस तरह नहीं है कि बंदा कहे कि ये बहुत बड़ा पाकिस्तानी है और ये पाकिस्तान के बचाने के लिए कर रहा है, ये अपना सिनकार। चलिए एक अलग बहस से एक कॉलर शामिल करना चाहेंगे। अब्दुल हईद साहब हैं वज़ीराबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अब्दुल हईद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बस दुआएं। बात यह है कि ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब हैं, ये इस वक्त हकीकी मानों में पूरे पाकिस्तान के अवाम की दिल की आवाज़ बन चुके हैं, और मैं चाहता हूं कि इनके जो भी बयानात आ रहे हैं इनकी पूरी पर मुकम्मल और गैर जानबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। अवाम बहुत परेशान है मौजूदा हुकूमत से, और हम जो चाहते हैं कि कोई बेहतरी की सूरत पैदा हो। ठीक, थैंक यू वेरी मच जी अब्दुल हईद साहब। पाकिस्तान के अवाम के दिल की आवाज़ बन चुके हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, और इनके इल्ज़ामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, और अगर वाकई वो इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, जैसे कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, उनके पास सबूत मौजूद है, तो फिर जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो ये तो हमने कहा जी, देखें, अगर जो वो सबूत दे रहे, मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि अगर आप किसी और पार्टी को इनवाइट करें अपने मुल्क में और उनके एजेंडा के लिए आप एहतजाज करने के लिए और मुल्क के आप कह सकते हैं अमन और अमान को बिगाड़ने के लिए तैयार हैं, तो मेरे नज़र में, एंड आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनली एज वेल, दिस इज़ एन एक्ट ऑफ ट्रीजन। अब एक्ट ऑफ ट्रीजन के लिए इट इज़ वेरी क्लियर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसके जी क्या करना चाहिए, उसका नुस्खा क्या है, तो दैट इज़ देयर, उसके लिए नहीं। लेकिन बात यह है कि जैसे मैंने कहा है, जो हमें इस चीज़ को अहमियत देनी चाहिए ना, हम तो वो ड्रामेबाजी की तरफ जा रहे हैं, कुरान उठाया है तो रोए हैं, तो ये वो बात ये नहीं है। जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अगर उन्होंने जो सबूत दिए हैं, या आप उसको रद्द करें या आप उसको इनकार करें। लेकिन अभी तक किसी ने इनकार नहीं किया, इनकार भी नहीं किया, इसका मतलब है कि वो सारे के सारे सबूत दुरुस्त है। अच्छा, अब नाउ द प्रॉब्लम इज कि उसके, और ये मैं अभी मैंने कहा है कि जी उससे बढ़ के वो गवर्नर उनका वहाँ अभी तक वहाँ बैठा है, पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि हमारे भाई हम इनको साथ मिलाएंगे, तो फिर आप किस तरह, अगर आप हुकूमत वक्त हैं, आप एक गद्दार फोर्स को किस तरीके से आप कह रहे हैं हम साथ मिलाएंगे? या तो आप उनको क्लियर करें, ठीक है, कमेटी के जरिए करें, जिसके जरिए करें, क्लियर करें, फिर तो बात है। मैं नहीं कह रही कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के कहने के ऊपर आप ये सारा कुछ करें, लेकिन आप क्लियर तो करें ना,
दिस थिंग हैज टू बी क्लियर कि पाकिस्तान के साथ गद्दारी हुई है या नहीं। रहमान मलिक के ऊपर कितने इल्जामात लगे हैं, उस पर भी कमेटी बना के आप देखें कि रहमान मलिक क्या कर रहे हैं। इस तरीके से तो नहीं ना कि जो कोई अपनी मर्जी जो कर रहा है, फॉरेन पावर्स के साथ एलाइड हैं, उनके एजेंडा को पाकिस्तान में मुकम्मल कर रहे हैं, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और आप इसके बारे में आप इस तरफ देख रहे तक नहीं। और विकीलीक्स के भी डॉक्टर साहब नए इंकशाफात भी हैं जिसमें ये कहा गया 2008 के इंतखाबात के बाद MQM ने अमेरिका से कहा था कि वो हुकूमत में शामिल होना चाहते हैं, जरदारी साहब पर दबाव डाला जाए, पीपल्स पार्टी पर दबाव डाला जाए, और फिर उन्होंने एन पैटरसन से भी मुलाकात की। फिर हमने देखा कि माजी में भी और आज भी, अब भी, हाल में भी अमरीकी सफ़ीर जो है वो नाइजीरिया के दौरे भी करते रहे हैं और मुलाकातें भी होती हैं। लेकिन जी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है गुजरते हुए मैं आई जस्ट वांट टू ब्रिंग दिस अप कि देखें ये पाकिस्तान में इट इज़ सर्कल्स विद इन सर्कल्स विद इन सर्कल्स। अब अल्ताफ़ हुसैन ने खुद ये कहा है और बड़े बिटरली ये कहा है कि पाकिस्तान के जो FIA हैं और जो IB हैं उन्होंने उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पहुँचाया है टू द इंग्लिश अथॉरिटीज़, और इंग्लैंड के जो हैं वो अथॉरिटीज़ हैं या एजेंसीज़ हैं अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर प्रेशर डाला था, और इसलिए उन्होंने इशरतुल इबाद को वापस हुकूमत में उनको वापस गवर्नर उनको आने की इजाज़त दी थी। तो अब ये है कि मेरे अब देखें शायद ये हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा गेम प्लान चेंज हो रहा है। अगर आपको याद हो MQM बनी थी उस वेले इंटेलिजेंस ने बनाया था ज़ियाउल हक के ज़माने में पीपल्स पार्टी को काउंटरैक्ट करने के लिए, उसके बाद मजहबी जमातों का जोर भी तोड़ने के लिए, मजहबी और उनको और फिर मुशर्रफ ने उनको पाला था, ये हमें सबको पता है। तो क्या ये एक सवाल है कि अब क्योंकि पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे फ़ौज के साथ एक हो गई है, वो जो एक एनिमस था बिटवीन पीपल्स पार्टी ट्रेडिशनल एंड आर्मी वो नहीं है अब। क्या MQM का जो किरदार है उसकी लेस इम्पोर्टेंस हो गई है? क्या MQM को अभी तक इस तरीके से प्रिजर्व करना चाहते हैं या उनके पर काटना चाहते हैं? ये भी तो सवालात है ना कि MQM का जो अब किरदार क्या, जो हमारे एजेंसीज हैं क्या देख रही हैं। बहुत सारे सवालात हैं जो आवाम के ज़हन में और हुकूमत को चाहिए कि उनके जवाब दे। यही कहना है डॉक्टर साहिबा का। और अब बढ़ेंगे आज के नुमाइंदा कॉलम की जानिब। रज़ीन, आज का कॉलम फ़िक्र व ख्याल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब का कॉलम है। इन्होंने लिखा है फ़िरका परस्ती की लानत। लिखते हैं कि फ़िरका परस्ती एक ऐसी लानत है जो सिर्फ मुख्तलिफ मज़ाहिब में ही नहीं पनपती बल्कि बरादरी, लसानियत और सुबाइयत के जरासीम उठाए मुख्तलिफ सियासी सोच के हामिल गिरोह और जमातें भी इस कैंसर की लपेट में आ सकती हैं। इसलिए फ़िरकों की बिना पर झगड़े मजहबी ही नहीं बल्कि सियासी भी हैं। लेकिन ये बात नोट की जाए कि फ़िरकों की बुनियाद पर फसादात सिर्फ किसी एक मुल्क का या खित्ते का मसला बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक बैनुल-अक़वामी मसला है। जहाँ भी मुख्तलिफ मज़ाहिब की सोच रखने वाले लोग इकट्ठे रह रहे हैं वहाँ ये बीमारी आम है। मसलन शुमाली आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों में ज़बरदस्त इख्तलाफात और झगड़े 14वीं सदी ईस्वी से जारी हैं और ये 17वीं सदी ईस्वी के बाद तो ज़्यादा खूनी भी हो गए। आगे लिखते हैं कि मार्च सन 2010 में नाइजीरिया में तकरीबन 500 ईसाइयों को तहतीक कर दिया गया। इसी तरह 1 जनवरी सन 2011 को मिस्र के शहर इस्कंदरिया में एक खुदकुश हमले में 21 ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। कराची के हवाले से इन्होंने लिखा है कि कराची में फ़िरका वारियत ऐसे शुरू हुई कि 1947 में इस शहर में सिंधी बोलने वाले 61% थे, जो 1981 में सिर्फ 7% रह गए और उर्दू बोलने वाले 61% हो गए। 1985 से 1998 तक कराची में लसानियत और फ़िरका परस्ती की वजह से 9000 लोग लुक़माए अजल बने। फिर सिंधियों के लिए कोटे सिस्टम पर नफाक पड़ा और इसके बाद GM सैयद ने सिंधु देश का नारा लगा दिया। साथ ही जिनापुर का नक्शा भी सामने आ गया। फिर सिंधी को सूबे की सरकारी ज़ुबान बनाने पर झगड़ा खड़ा हुआ। इस तरह मसाइल बिगड़ते गए। साथ साथ मुख्तलिफ मजहबी फ़िरकों ने भी कोई कसर बाकी ना रहने दी, जो नाजायज़ था। लेकिन मेरा ईमान है कि मज़हब सिर्फ सियासत तो क्या हमारी ज़िंदगी के किसी अमल से भी जुदा नहीं हो सकता। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर नहीं है, लेकिन फ़िरका परस्ती के हवाले से डॉक्टर साहबा से उनके इस कॉलम पर हम राय जानना चाहेंगे। बहुत से मैं समझती हूँ जी बेशक फ़िरके हैं, लेकिन हम तारीख़ में देखते हैं कि इस्लाम की जहाँ बात है, इस्लाम इतनी टॉलरेंट रिलीजन है। छोटी सी मैं आपको मिसाल देती हूँ। स्पेन में जबकि वहाँ मुसलमान की किंगडम वहाँ रियासत थी स्पेन में, तो वहाँ आप देखिए यहाँ तक है कि यहूदियों को कितना पनाह दिया गया था। इस्लाम ने हमेशा लोगों को पनाह दिया है। तो इस्लाम ने फ़िरका वारियत या जो भी कुछ इस तरह की बातें हैं वो इस्लाम का कोई एक हिस्सा नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाँ, और ये भी सही है कि दूसरे भी अगर मज़हब में आप देखें बहुत कैथलिक और प्रोटेस्टेंट्स का कितना हुआ है, प्रोटेस्टेंट्स और प्यूरिटन्स का, ये
बहुत, अगर आप पूरी यूरोप की हिस्ट्री देखें तो मुख्तलिफ दौरों में ये आपस में रिलीजन के ऊपर, बेस के ऊपर वहाँ कितना कत्ल गारत हुआ है। लेकिन ये मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें एक, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, खास करके जो मिडल ईस्ट में जो हो रहा है, जो एक बड़े पैमाने पे हमारे मुसलमानों में वो एक फूट लाना चाहते हैं, एक क्लीवेज लाना चाहते हैं, वो ये देखें क्योंकि ईरान, और वो सिर्फ सियासी वजूहात की, मैं कहना ये चाहती हूँ कि कुछ तो चीज़ें मुकम्मल तौर पर मजहबी हैं, झगड़े होते हैं, फिरकेवारियत जो होती है, लेकिन कुछ फिरकेवारियत जो है वो बनाई जाती है सियासी वजह से। अब जो बहुत बड़ा जो एक मिडल ईस्ट में जो मसला खड़ा किया हुआ है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वो एक मुल्क के नहीं है लेकिन मुल्कों दरमियान है कि अमेरिका क्योंकि वो ईरान के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ईरान अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा होता है ना, वो उनके पिट्ठू बनने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा आप देखिए उन्होंने किस तरीके से जो सुन्नी ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया जो उनको लीड करता है, उन्होंने किस तरह अरब और अजम का उन्होंने एक मसला खड़ा कर दिया है, और किस बुनियाद पे, सुन्नी शिया बुनियाद पे, क्योंकि सऊदीज़ वहाबीज़ हैं, वो ईरान शिया हैं, तो इसको उन्होंने एक जवाब बना के इन्होंने किस तरीके से मुसलमान मुल्क के ऐन दरमियान बीच में उन्होंने ये क्लीवेज खड़ा कर दिया है। तो इस तरीके को से मज़हब को सियासी तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, वक्त की कमी, हमें बढ़ना है आज के नवाब इदारी की जानिब। आज का नवा वक्त इदारिया है। सदर जरदारी के दौरा चीन और ताजिकिस्तान और मुल्की सलामती के तकाज़े इलाक़ाई तामुन की नई राहें ज़रूर निकालें, मगर कौमी ख़जाने पर मज़ीद बोझ ना डालें। आज आप ज़रूर पढ़िएगा, वक्त की कमी है और इस वजह से हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई और बहुत अहम मौज़ूआत पर आपसे बातचीत हुई। नाज़रीन, आखिर में फरमाने का आज़म रहमतुल्लाह अलैह कि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, लिहाजा हर शख्स को ये इख्तियार हासिल है कि मेरे काम के बारे में मशवरे दे और इस पर तनकीद भी करे। एहतशाम रहमान को नवाब टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।